भारत जागतिक लेवल पे 3 नंबर पे आता है। वी आर द टॉप 3 कंट्रीब्यूटर इन ई वेस्ट। इंडिया के हिसाब से बहुत बड़ा ई वेस्ट जनरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलर जो हम लोग कॉरपोरेशन को जो कचरा देते हैं उसमें भी ये ई वेस्ट फेंक देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ई वेस्ट ये एक नॉर्मल वेस्ट जैसा नहीं है। इट रिक्वायर्स डिफरेंट रिसाइकलिंग होती है उसकी, और ये अलग तरह का मटेरियल है। ये ई वेस्ट जनरेशन में जो चिंता करने वाली बात है कि जो हमारे लिए एक क्राइसिस वाली बात ये है, जलाने के बाद उसका जो फ्यूम्स क्रिएट होता है या उसकी जो ऐश क्रिएट होती है, दैट इज वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनवायरनमेंट। ई वेस्ट को कम से कम जनरेट करने के लिए कॉरपोरेट्स, स्कूल्स और कॉलेजेस की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? आप किसी फॉर्मल रिसाइकलर को या फॉर्मल कंपनी को मटेरियल देते हो तो यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम देम कि डेटा इरेज हुआ है। अच्छा। प्रॉपर डेटा इरेज का सर्टिफिकेट मिलता है। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपको 100% प्रोडक्ट वापस लेके आने हैं। राइट टू रिपेयर नाम का एक एक्ट लेके आए हैं। अच्छा। तो राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू रिपेयर हिज डिवाइस एनीवेयर। इट्स नॉट नेसेसरी टू गो टू द सर्विस सेंटर या आप उसी कंपनी के सर्विस सेंटर में जाओ और आप रिपेयर करो। यूएस में ऐसे स्टोर्स है, गुडविल स्टोर्स जैसे, जहाँ पे ये सारे ब्रांडेड एंड यूज क्लोथ्स लोग वहाँ पे जाके देते हैं। करेक्ट एंड दे मेंटेन, उनको पूरा क्लीन करके आयरन करके अच्छे से उसका स्टोर बनता है। नमस्कार, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश जैन और मेरे साथ है मेरी कलीग डॉक्टर रश्मि शाह। दोस्तों, बहुत सालों पहले दूरदर्शन पर एक कार्टून वीडियो आता था जिसमें ऊंचे ऊंचे मकानों में रहने वाले लोग रास्तों पर कूड़ा कचरा फेंकते थे और उससे परेशान एक शख्स उस कचरे के ढेर से परेशान होकर वही कचरा लात मार मार कर वापस उन घरों में भेजता था। आज भी वही हाल है। लोग तब भी पर्यावरण के बारे में कम सोचते थे और आज भी बहुत कम लोग हैं जो इस पर्यावरण के बारे में सोचते हैं। और उन्हीं चंद लोगों में से एक शख्स मिस्टर अशोक जी डोके आज हमारे साथ है। बीड जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे श्री अशोक जी ने अपना 22 साल का लंबा करियर बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनी से बिताया, जैसे कि सैमसंग, वीडियोकॉन, रिलायंस और ब्लू स्टार। लेकिन उन ओहदे पर रहने के बावजूद वो वहाँ संतुष्ट नहीं थे, ना उनको सुकून था, क्योंकि उनका एक अलग जज्बा था, पर्यावरण के लिए कुछ नहीं करना था। तो इसी जज्बे को लेकर उन्होंने 2021 में अपनी एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम था सर्व केयर। तो उसी विषय में हम आज उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड अशोक जी डोके सर के साथ। तब तक के लिए सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। अशोक जी नमस्ते। वेलकम टू आवर शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। सर, मैं सबसे पहला सवाल, ये ई वेस्ट क्राइसिस एग्जैक्टली होता क्या है और इसकी ज़रूरत आज की तारीख में क्यों आन पड़ी? ओके, सो ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जी। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? नॉर्मली कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है कि जो प्रोडक्ट हमारे काम का नहीं है या वो निरुपयोगी हो जाता है, कि हम लोग उसको यूज़ नहीं करना चाहते या नहीं होता है, तो उसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं कि वो इट इज़ यूज़ करने के बाद वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही वेस्ट कैटेगरी में एक कैटेगरी आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जी। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है कि जो प्रोडक्ट जिसको यूज़ करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, इधर आपको जो महाडिस्कॉम का बिजली आता है वो यूज़ करना पड़ेगा, या बैटरी ऑपरेटेड कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये प्रोडक्ट जब चलता नहीं है या हमें अभी यूज़ नहीं है, जैसे डीवीडी प्लेयर है, अभी हम लोग कोई डीवीडी प्लेयर यूज़ करते नहीं है, तो हम लोगों के लिए वो ई वेस्ट हो गया। तो ऐसा जैसे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले लोग बहुत है और वो वेस्ट जनरेशन बहुत हो रहा है। तो ये वेस्ट जनरेशन जो हो रहा है, अगर हम लोग फिगर्स के बारे में सोचेंगे तो भारत जागतिक लेवल पे 3 नंबर पे आता है। तो अच्छा। वी आर द टॉप 3 कंट्रीब्यूटर इन ई वेस्ट। ओहो हो। तो ये ई वेस्ट क्राइसिस इम्पोर्टेंट क्यों है, या ई वेस्ट क्राइसिस क्या है? तो ये ई वेस्ट का प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं हो रहा है, ये ई वेस्ट क्राइसिस है। अच्छा।
तो तीसरे नंबर पर है भारत पूरे विश्व में कचरा फेंकने में, ई वेस्ट करने में, ई वेस्ट जनरेट जनरेट करने में। सो नंबर 1 पे आपको अमेरिका मिलेगा बिकॉज वो डेवलप्ड कंट्री है, उसके बाद चाइना है एंड थर्ड नंबर इज भारत देश है। ओहो। तो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का है, तो उसके हिसाब से हम लोग थर्ड नंबर पे आते हैं। लेकिन इसका ऐसे ग्राउंड रियलिटी और ये ई वेस्ट का ये जाता कहाँ है, ई वेस्ट जाता कहाँ है एग्जैक्टली? हाँ, सो अगर हम लोग ई वेस्ट जनरेट होने के बाद अगर सपोज हमारे घर में कोई प्रोडक्ट है और जो हमारे काम का नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि ये प्रोडक्ट को हम लोगों को किसको देना चाहिए। बराबर। तो एक आपको पहले नज़र आता है कि अरे कोई जो स्क्रैप डीलर है या कोई हमारे कबाड़ी वाला है जो हमारे सोसाइटी के सामने रहता है कि उसको आवाज़ देंगे और उसको ये मटेरियल दे देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलर जो हम लोग कॉरपोरेशन को जो कचरा देते हैं उसमें भी ये ई वेस्ट फेंक देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ई वेस्ट ये एक नॉर्मल वेस्ट जैसा नहीं है, इट रिक्वायर्स डिफरेंट रिसाइकलिंग होती है उसकी, और ये अलग तरह का मटेरियल है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लोग नॉर्मली एक तो कबाड़ी वाला को देंगे या फिर ये पीसीएमसी या पीएमसी के जो कॉरपोरेशन के लोग हैं उनको दे देते हैं। तो ये इस तरह से अभी जा रहा है, लेकिन इनको दिया हुआ जो ई वेस्ट है वो प्रॉपर रिसाइकलर तक पहुंचता है क्या, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हम जिसको दे रहे हैं और देने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं है कि ये रिसाइकलिंग क्या होता है या इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं। इसीलिए जो कन्वीनियंट मोड है जिसको हम लोग आसानी से दे सकते हैं उसको हम लोग आज की डेट में देते हैं उसको। सर, जैसे हमने पहले बात कही थी कि भारत तीसरे स्थान पर आता है विश्व में ई वेस्ट जनरेट करने में, तो अगर हम तीसरे स्तर की बात करें तो भारत का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है? हाँ, अगर हम लोग वैश्विक बात करें कि पूरे जग में कितना ई वेस्ट जनरेट होता है, तो 62 मिलियन मेट्रिक टन ये फिगर है कि 62 मिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट होता है अक्रॉस द ग्लोब। उसमें जो भारत का कंट्रीब्यूशन है वो 3.2 मिलियन मेट्रिक टन भारत अकेला कंट्रीब्यूट करता है। तो जो अमेरिका या चाइना है उसके बाद भारत देश का नंबर लगता है, बिकॉज हमारा 3.2 मेट्रिक टन इंडिया के हिसाब से बहुत बड़ा ई वेस्ट जनरेशन है। और ये ई वेस्ट जनरेशन में जो चिंता करने वाली बात है कि जो हमारे लिए एक क्राइसिस वाली बात यह है कि ये जनरेशन के अगेंस्ट जो रिसाइकलिंग होता है, ग्लोबल रिसाइकलिंग रेट इज़ अराउंड 25% है। उसमें भारत देश का रिसाइकलिंग रेट अभी लास्ट ईयर से कुछ इम्प्रूव हुआ है, अराउंड 20-22% हम लोग प्रॉपर चैनल के थ्रू रिसाइकलिंग करते हैं। रेस्ट ऑफ द ई वेस्ट जो जनरेट होता है अराउंड 78 या 80% वो इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू रिसाइकलिंग होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर जो मैंने इसके पहले आपको आंसर दिया कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, कि मैं अगर किसी कबाड़ी वाले को ई वेस्ट देता हूँ तो मैं वो इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीज करने के लिए वो मटेरियल उस कबाड़ी वाले को दे रहा हूँ कि वो रिसाइकलिंग तक पहुँचेगा नहीं है। तो ये रिसाइकल वाले तक पहुँचना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो पहुँचता है क्या? हाँ, तो अभी होता क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप प्रोडक्ट लेते हो तो इस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में 2 टाइप के घटक है। नॉर्मली इसमें प्रीसियस मेटल्स होते हैं। प्रीसियस मेटल्स लाइक आपको कॉपर मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा उसमें, बट उसका परसेंटेज बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर टॉक्सिक एलिमेंट्स। लाइक हम लोग जो भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसमें प्लास्टिक का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में। आप फ़ोन ले लो, टीवी ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो तो उसमें प्लास्टिक इज़ अवेलेबल, या लैपटॉप ले लो। तो ये जो प्लास्टिक उसके साथ में होता है उसमें कुछ फायर रिटार्डेंट्स होते हैं जो टॉक्सिक है। अच्छा। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई सपोज कबाड़ी वाले ने आपसे कुछ प्रोडक्ट ले लिया तो उसको पता है कि इसमें से सारे वस्तु जो उसके स्पेयर पार्ट्स है या जो उसके एलिमेंट्स है उसकी सबकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है कि सपोज एक कोई प्रोडक्ट है, एक सपोज उदाहरण ले लेते हैं हम लोग टीवी का। तो जो एलसीडी एलईडी टीवी होता है तो उसमें मदरबोर्ड इज़ प्रीसियस, कि उसमें मदरबोर्ड में नॉर्मली जो आपको कॉपर, सिल्वर, जो भी प्रीसियस मेटल्स है वो मिलेंगे, लेकिन उसका जो बॉडी है टीवी का वो तो प्लास्टिक से बना हुआ है। सो कोई HIPS से बना होगा या PS से बना होगा।
तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, उसका तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ही बहुत है। बराबर। अगर सपोज मुझे इनफॉर्मल साइकिल जो इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू अगर इसको सेल आउट करना है तो उसको कहीं भेजना पड़ेगा, बिकॉज पुणे में तो इनफॉर्मल सेक्टर में रिसाइकलिंग होता ही नहीं है, वो कहीं और जाके होता है। तो वहाँ भेजने के लिए मुझे पहले उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, वो जो प्लास्टिक का कंपोनेंट्स है। तो डिस्कार्ड करने का तरीका क्या है कि उसको जलाया जाता है, जो मुझे नहीं चाहिए वो मतलब जला के ही उसको बराबर। खत्म कर सकते हैं, या फिर उसको डंपिंग साइट पे फेंका जाता है। कि जैसे कोई म्यूनसिपालिटी का डंपिंग साइट है, वहाँ पे जाके ये लोग जो अनवांटेड चीज़ें हैं वहाँ पे कांच फेंक देंगे, प्लास्टिक फेंक देंगे, तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। सो दैट इज द मेजर क्राइसिस। और जो जलाने के बाद उसका जो फ्यूम्स क्रिएट होता है या उसकी जो ऐश क्रिएट होती है, दैट इज वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज एनवायरनमेंट। yes. बहुत खतरनाक होता है, बिकॉज इतना टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं कि उससे कैंसर हो सकता है। कि अगर वो बाई चांस पानी में आ जाता है, रिवर को पोल्यूट करता है, तो इट कैन कॉज द कैंसर। तो इसीलिए ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है दैट इज़ वेरी डेंजरस, एंड दैट इज़ द मेन रीजन ऑफ ई वेस्ट क्राइसिस। तो आपका जो क्वेश्चन है कि रिसाइकलर तक पहुंचता है क्या, तो उसका आंसर मोस्टली नहीं है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी जो कलेक्शन करते हैं वो रिसाइकलर के साथ कनेक्टेड हो। जैसे मैंने बताया कि इनफॉर्मल सेक्टर में, और इसमें होता क्या है कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर में रिसाइकलिंग करते हैं तो उसकी प्राइस ज़्यादा मिलती है। क्यों? बिकॉज देर इज़ नो टैक्सेशन, की टैक्स पे करने बिल्कुल। की ज़रूरत नहीं है आपको। एज पर गवर्नमेंट रूल्स मशीनरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिजली चोरी करके भी ये बिजनेस कर सकते हो। तो ये सब जो ओवरहेड्स है, उस ओवरहेड्स नहीं होने के कारण लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर में ही कलेक्ट करके बेचे। सो दैट इज द रीज़न कि वो नहीं पहुंचता है रिसाइकलर्स तक। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो कलेक्शन करके रिसाइकलर तक पहुंचते हैं। इसीलिए जो रिसाइकलिंग का रेट है, फॉर्मल रिसाइकलिंग का, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लोग है, उनका 20-22% है। तो दैट मीन्स उतना मटेरियल पहुंचता है, एंड 78 इज नॉट रीचिंग टू द रिसाइकलिंग। बिल्कुल बिल्कुल। यस। सर एक बात है, जैसे अभी आपने बताया कि ये हम लोग जो ई वेस्ट, लैपटॉप है, फ़ोन है, ये सारा जो डिस्पोज करते हैं, लेकिन हर डिवाइस में अपना अपना कुछ डेटा होता है, तो उसका भी कुछ मिसयूज हो सकता है, या उसका क्या होता है, या क्या एग्जैक्टली है वो? सो एक्चुअली डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग कैसा है वो उसका फोन बता सकता है या उसका लैपटॉप बता सकता है। कि लैपटॉप को ही पता है या फोन वो को कैसा पता है हाउ इज द पर्सन। बिल्कुल। सो ये डेटा बहुत सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कि डेटा प्राइवेसी इम्पोर्टेंट है, उसमें हमारे फ़ोन नंबर्स होते हैं, उसमें हमारे फोटोग्राफ्स होते हैं। तो ये इसको इरेज करने के कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, वो अच्छा। डेटा इरेज करने के लिए। और इसके बहुत सारे कंपनीज है जो ये डेटा इरेज करने के सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 100% डेटा इरेज होता है। ओके। सो अगर सपोज आप किसी स्क्रैप वेंडर को या रोड साइड कबाड़ी वाला को प्रोडक्ट देते हो, तो इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि वो डेटा इरेज होगा, बिकॉज उनके पास वो सॉफ्टवेयर होंगे नहीं, पता नहीं। बिकॉज बराबर। इट रिक्वायर्स अ लाइसेंस, कि आपको उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेना है, एंड पर डेटा इरेज पर डिवाइस उसका अलग से चार्जेस पे करना होता है। अच्छा। तो तभी जाके वो डेटा, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उससे कंप्लीटली डेटा इरेज होता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अथोराइज जो लोग हैं उन्हीं के पास ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं नॉर्मली। तो अगर आप किसी फॉर्मल रिसाइकलर को या फॉर्मल कंपनी को मटेरियल देते हो, तो यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम देम कि डेटा इरेज हुआ है। अच्छा। प्रॉपर डेटा इरेज का सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बेसिस पे आप निश्चिंत हो सकते हो कि यस, माय डेटा इज नाउ नॉट अवेलेबल इन द फोन। कंडीशन ये है कि दैट डिवाइस शुड बी इन ऑन कंडीशन। अगर वो डेड है डिवाइस तो उसको कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उसको मैन्युअल आपको तोड़ के ही उसका डेटा इरेज करना पड़ेगा, उसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं होता, या उसको रिट्रीव भी नहीं कर सकते, दैट डिवाइस इज नॉट वर्किंग। लेकिन अच्छा है कि एक्चुअली पूना में एक कंपनी है, फिनिक्स नाम का ग्रुप है, उनका काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स है। उसमें से उनका एक प्रोडक्ट है ट्रू वाइप नाम का। तो ये ट्रू वाइप जो प्रोडक्ट है उससे डेटा इरेज हो सकता है 100%। अच्छा। और वो डेटा का सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं डेटा इरेज होने के बाद। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज है जो मोस्टली इसमें अमेरिकन कंपनीज है कि जो ये डेटा इरेज का सॉफ्टवेयर देते हैं,
और लोग प्रेफर करते हैं कि उनका स्टैंडर्डाइज है तो यूज़ करें। और ये फिनिक्स ग्रुप इज आल्सो, उनका अमेरिका में भी बेस है, पुणे का ही कंपनी है, फाउंडर इज फ्रॉम पुणे, तो वो लोग अच्छा, भी क्या बात ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। सो कमिंग बैक टू द योर क्वेश्चन कि डेटा अगर आप किसको मटेरियल दे रहे हो उसके बेसिस पे आपका डेटा सिक्योर्ड है या नहीं है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जरूरी हम है। बहुत बार खुद ब खुद ही लोग कॉन्टैक्ट सारे इरेज करो, फोटो निकाल दो, वो जब हम डिलीट करते हैं सारे इरेज करते तो वो पूरा इरेज नहीं हो होता। पाता है एक्चुअली, उसमें इवन डेटा रिट्रीव हो सकता है। आप आपका अच्छा। फोन का डेटा इरेज करो, आपके रिसाइकल बिन से भी हटाओ, तो भी वो रिकवरी हो सकता है, बिकॉज रिकवरी के भी सॉफ्टवेयर्स है। तो लैपटॉप का भी रिकवरी हो सकता है, मोबाइल फोन का भी हो सकता है। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, कुछ केसेस होते हैं तो डेटा रिकवरी होता है विद द हेल्प बिल्कुल, ऑफ बिल्कुल। पुलिस। तो ये डेटा रिकवरी हो सकता है, तो इसीलिए देते टाइम एक तो फर्स्ट प्राइमरी इसको फैक्ट्री रिसेट करके देना जरूरी है कि अगर अपना वर्किंग डिवाइस है तो वी शुड डू फैक्ट्री रिसेट, और वो देना है तो दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी कि हम लोग एटलीस्ट वो डेटा तो भी इरेज कर रहे हैं। सेकेंडली, वर्किंग कंडीशन में डिवाइस है तो डेफिनेटली यू शुड आस्क फॉर द सर्टिफिकेट कि आप मुझे इसका डेटा इरेज का सर्टिफिकेट दे। वो सर्टिफिकेट तभी जनरेट होता है कि जब वो डिवाइस कनेक्ट होके इरेज होता है, उसके बाद ही सर्टिफिकेट जनरेट होता है। सो इट्स नॉट अ मैनुअल सर्टिफिकेट कि आपका डिवाइस ले लिया और मैन्युअली आपको सर्टिफिकेट दे दिया। सर एक क्वेश्चन और अभी ये मन में आ रहा है कि हम बहुत बार अपने पुराने फोन बाय बैक करते हैं नया फोन लेते टाइम, तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर प्रोसेस फॉलो होना करना ही चाहिए। चाहिए, इसके लिए भी यही प्रोसेस होना चाहिए कि फैक्ट्री रिसेट करके तो मिनिमम हम लोगों ने देना चाहिए। वो लोग जो बायबैक में लेते हैं उनके पास भी ये डिवाइसेस होते हैं कि वो डेटा कम्प्लीटली इरेज कर सकते हैं, लेकिन ये हमने इंश्योर करना चाहिए कि जब बायबैक के लिए भी हम लोग दे रहे फोन तो उनके पास क्या फैसिलिटी है कि ये डेटा कम्प्लीटली इरेज हो सकता है। अच्छा। यस, वी शुड गेट अ सर्टिफिकेट। सबसे आसान तरीका है कि आपके पास सर्टिफिकेशन है क्या, तो मैं आपको फ़ोन दे सकता हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा होना चाहिए। बिल्कुल, वेरी बिल्कुल। नाइस। सर ये तो हुई डेटा की बात, लेकिन जो ई वेस्ट जो होता है, जिनमें लोग काम भी करते हैं, कामगार जो उनके बच्चे होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी भी तो सेहत पे काफ़ी असर पड़ता होगा। हाँ, एक्चुअली ये इनफॉर्मल सेक्टर जो मैंने बोला, एक्चुअली इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने की वजह से बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं। ये लॉसेस इतने खतरनाक है कि जो लोग इसमें काम करते हैं, तो नॉर्मली जो डिवाइस मैंने जो बोला आपको कि डिवाइसेस में वैल्यूएबल्स कुछ होते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, तो गोल्ड है, तो इसको रिकवर करने के कुछ तरीके हैं जो लोगों ने खुद ढूंढ के निकाले हैं कि अच्छा। हाउ कैन बी रिमूव इट। और उसको फिर एसिड यूज़ होता है जब ये करने के लिए। तो ये एसिड यूज़ करते टाइम लोग ठीक से काम करते नहीं है, बिकॉज सेफ्टी गियर्स यूज़ नहीं करते, बिल्कुल। हैंड ग्लोव्स यूज़ नहीं करते, सेफ्टी शूज़ नहीं यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से उनके हाथ एक्चुअली पूरा, अगर देखोगे जो वर्कर से पूरा हाथ जल जाते हैं इसमें। इवन जो फ्यूम्स क्रिएट होती है, उनके चाइल्ड लेबर यूज़ होता है कि बच्चों को भी काम को लगाते हैं बिल्कुल, इनफॉर्मल बिल्कुल। सेक्टर में। तो इसकी वजह से उनकी सेहत, मतलब ये कैंसर तो डेफिनेटली हो ही सकता है जिस तरह से वर्किंग में वो लोग काम करते हैं। उसके अलावा उनका जो जेनेटिक सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। इतना क्रिटिकल है कि ये ई वेस्ट को इनफॉर्मल तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए। अगर इसको फॉर्मली करेंगे तो इनके लिए सारे मशीन्स होते हैं, मशीन के थ्रू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इवन जो गवर्नमेंट के रूल्स है कि माइनर को आप काम पे नहीं रख सकते हो, तो इसके रूल को अगर फॉलो करेंगे तो ये इनफॉर्मल सेक्टर में ये तकलीफें नहीं हो सकती है। बट इट्स डेंजरस कि बिल्कुल, इनके बिल्कुल। थ्रू ये काम करते, सेहत के लिए बिल्कुल खतरनाक है। बेटर है जिसका जो काम है रिसाइकल्स उसको आप दे दो, तो ये सारी Yes, yes, yes. जीवित हानि है और बीमारियां हैं जो होंगी नहीं। वो नहीं। बिल्कुल। ये जो ई वेस्ट हम लोग बोल रहे हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, इसका रिपेयर वर्सेस रिप्लेसमेंट, इसका सबका कितना असर होता है अपने एनवायरनमेंट पे और ओवरऑल कल्चर पे? हाँ, एक्चुअली क्या है, आजकल फास्ट फैशन का ज़माना है कि मेरा फ़ोन मैंने ख़रीदा, 1 साल के बाद वो फ़ोन मुझे नहीं यूज़ करना है। तो नॉर्मली जैसे आपने पहले बोला कि बायबैक सिस्टम अच्छा काम करता है इंडिया में, कि हम लोग हमारा फ़ोन दे देते हैं एंड दूसरा फ़ोन ले लेते हैं, तो वो चल जाता है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सपोज़ उन्होंने फ़ोन लिया और दैट फ़ोन इज़ डैमेज नाउ, 1 साल हो गया, डैमेज हो गया, लेकिन मुझे वो डैमेज फ़ोन रिपेयर नहीं करना है, तो नया ही फ़ोन ख़रीदना है।
तो अगर वो डैमेज फोन रिपेयर नहीं करते हैं तो दैट मीन्स वो नया फोन ले रहे हैं तो और एक वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक वेस्ट बिल्कुल। ऑलरेडी क्रिएटेड है, बराबर। दूसरा भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। तो रिपेयरेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, डिवाइस है, उसको रिपेयर करके यूज करना चाहिए। तब तक यूज करना चाहिए कि वो बिल्कुल अपने कुछ काम का ही नहीं है, बिकॉज हम लोग ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो एक नेचुरल रिसोर्स से बनाए जाते हैं। कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए माइनिंग होती है, जो जो जैसे सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं, बराबर। कॉपर यूज करते हैं, तो ये सब आता कहाँ से? माइनिंग से ही आता है ना। तो जितने नए प्रोडक्ट्स आएंगे उतना ज़्यादा माइनिंग होगा और दैट इज अगेन एनवायरनमेंट को हार्मफुल है। तो इसीलिए रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो रिपेयर करने के लिए फिर कैसे होना चाहिए कि अभी आपने अगर रिसेंटली 1 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू रिपेयर नाम का एक एक्ट लेके आए हैं। अच्छा। तो राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू रिपेयर हिज डिवाइस एनीवेयर। इट्स नॉट नेसेसरी टू गो टू द सर्विस सेंटर या आप कंपनी उसी के पास। कंपनी के सर्विस सेंटर में जाओ और आप रिपेयर करो। तो ये राइट टू रिपेयर एक्ट ग्लोबली ऑलरेडी प्लेस्ड है, इंडिया में अभी स्टार्ट हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है कि उस मैन्युफैक्चरर ओईएम ऑफ द प्रोडक्ट, जो मैन्युफैक्चरर होता है, उस ओईएम को उनके वेबसाइट पे इस प्रोडक्ट का सर्विस मैनुअल रखना जरूरी है कि ये अच्छा। प्रोडक्ट कैसे रिपेयर होगा। अच्छा। ये क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट? बिकॉज रिपेयरेबिलिटी के लिए बढ़ावा देने के लिए कि रिपेयर बराबर। होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। कुछ कंपनियां ऐसी थी पहले कि उनका मोनोपोली था कि आपका स्पेयर पार्ट ही मिलेगा नहीं मार्केट में। तो अगर मार्केट में मिलेगा नहीं तो लोगों को फिर वो फोन या कोई भी प्रोडक्ट है उनको फेंकना पड़ता नया है, खरीदना पड़ेगा। नया खरीदना पड़ेगा। बराबर। तो नया खरीदने से क्या होता है कि ये वेस्ट जनरेट हो रहा है, और जो हम्म। जनरेटेड वेस्ट है वो प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए जा नहीं रहा है। तो प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए नहीं गया तो उसका और एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर जो मेटल्स एंड मिनरल्स है वो रीयूज नहीं हो सकते हैं। बराबर। सपोज आपने कोई फोन रिसाइकलिंग के लिए दिया तो उसका मतलब क्या है कि उसके जो मेटल्स एंड मिनरल्स है वो दोबारा यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिसाइकलिंग को नहीं दिया तो यूज नहीं हो सकता है। अगर रिपेयर किया तो एक वेस्ट क्रिएशन कम होगा। तो इसीलिए अभी जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, ये वेस्ट को कम करने के लिए ये स्टेप्स है कि रिपेयरेबिलिटी हो, प्रोडक्ट शुड बी, सो इट्स अ डिजाइन थिंकिंग इशू कि आपका डिजाइन जब बनाते हो प्रोडक्ट का, उस टाइम ये आपको सोचना चाहिए कि ये प्रोडक्ट रिपेयरेबल हो, इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो, और ये स्पेयर पार्ट का अवेलेबिलिटी अक्रॉस मार्केट हो। कि ऐसा नहीं है कि वो सर्विस सेंटर में जाएगा तभी मिलेगा। बराबर। अभी सर्विस सेंटर नहीं है, अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मुझे रिपेयर करके मिलना चाहिए। तो ये रिपेयरेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपेयर करना चाहिए, फ़ोन या कोई भी प्रोडक्ट हो रिपेयर करके यूज़ करना चाहिए। इवन घर में वॉशिंग मशीन्स है तो वॉशिंग मशीन का लाइफ नॉर्मली 10 से 15 साल होता है। बिल्कुल। अगर किसी के पास 5-6 साल के बाद मशीन खराब हो जाता है तो लोग सोचते हैं अरे नहीं ये पुराना हो गया, इसको बदल दो। नो, बट हम लोगों ने यूज़ करना चाहिए, अगर उसको रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं तो जितना हो सके ई वेस्ट को कम करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन कि ई वेस्ट को कम करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि कंपनी की जिम्मेदारी इसमें कितनी रहती है? अभी 10 साल का आपने वॉशिंग मशीन दे दिया, मान लो उसका गारंटी उतना है, 5-6 साल में ख़राब हो जाता है, तो फिर हमें कंपनी को कॉन्टैक्ट करके कैसे कर सकते हैं और कंपनी की इसमें जिम्मेदारी क्या आती है? हाँ, एक्चुअली एक पहली जिम्मेदारी कंपनी की ये है कि सर्विस अवेलेबिलिटी, कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो तो उसका आपका सर्विस प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी कंपनी का ब्रांड होगा, का है, उस ब्रांड का है। OEM का है। जी। तो जितने भी ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल है उनको सबको पता है, और उन्होंने अपने जो सर्विस सेंटर्स है या जो सर्विस नेटवर्क है वो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है कि हमें इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर्विस नहीं मिलेगा, ऐसा वाला सिचुएशन है नहीं है। तो अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो यू हैव टू जस्ट कॉल टू द ब्रांड कि मेरा प्रोडक्ट खराब हुआ है। वो उनका टेक्नीशियन घर पे भेजते हैं और उसको रिपेयर कराते हैं। ये उनका प्रोसेस है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये इस्टेब्लिश्ड प्रोसेस है। उसके बाद ये प्रोडक्ट का स्पेयर पार्ट अवेलेबल करना भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बराबर। कि अगर आपका एक प्रोडक्ट लाइफ डिसाइडेड है कि इतने लाइफ तक ये प्रोडक्ट चलना चाहिए, तो तब तक उस पर्टिकुलर ब्रांड को उनके स्पेयर पार्ट भी मार्केट में अवेलेबल करने होते हैं। बिल्कुल। सपोज कि कोई ऐसा पार्ट है कि जो अवेलेबल नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ ब्रांड्स जो है वो डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, कि इंपोर्ट करके यहाँ पे आने के बाद असेंबल करते हैं, स्टिकर लगाते हैं और बेच देते हैं। तो
उनके पार्ट्स मिलते नहीं है, 2 साल 3 साल के बाद वो पार्ट मिलते नहीं है। लेकिन अगर पार्ट अवेलेबल नहीं है तो उस पर्टिकुलर ब्रांड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू गिव अ सोल्यूशन टू दैट कस्टमर। अच्छा, तो उस कस्टमर को रिप्लेसमेंट मिल सकता है ब्रांड से, अगर वो कस्टमर सही तरीके से अप्रोच कर सकता है। ग्रेट। देर इज अ रूल कि उसको डिप्रिशिएशन एप्लीकेबल होगा, बिकॉज आपने 3 साल प्रोडक्ट यूज बराबर। किया है तो आपको उसका डिप्रिशिएट होगा। बट देर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट अ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द ब्रांड बाय पेइंग सम एक्स्ट्रा मनी। तो ये प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड है एंड ये रेगुलेटेड प्रोसेस है। तो हर एक व्यक्ति अपना जो राइट है उसके लिए ब्रांड से बात कर सकता है। बराबर। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट लाइफ। अगर मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन का लाइफ ही 2-3 साल का होता है, उसके ऊपर मोबाइल फोन का लाइफ नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट्स लाइक होम अप्लायंसेस की जिसका लाइफ ज्यादा होता है, तो हम लोगों ने ये ध्यान रखना चाहिए कि इसको सर्विस प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी ब्रांड उसी का है कंपनी का है। और हमें कांटेक्ट करना है। इसमें- इसके अलावा और हाँ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रांड का ई वेस्ट को लेके, कि अगर ये प्रोडक्ट ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपने 10 साल यूज किया, 12 साल यूज किया और अभी कुछ काम का नहीं है या वो रिपेयर नहीं हो रहा है, अभी एज खत्म है उस प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट अगर आप उस ब्रांड को फोन करते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है और जो मुझे ई वेस्ट के लिए देना है, तो दैट ब्रांड हैज टू सेंड समबडी टू योर होम, आपके अच्छा। घर में उनको भेजना है और वो प्रोडक्ट पिकअप करके लेके जाना है। तो ये अच्छा। भी ब्रांड इस्टेब्लिश होते टाइम ये गवर्नमेंट के रूल्स को उनको लिख के देना होता है कि यस, हम लोग ई वेस्ट हमारा खुद पिकअप करेंगे। तो ब्रांड क्या करता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप करता है कि अगर एक प्रोडक्ट किसी का रिक्वेस्ट आया पिकअप के लिए, तो एक कंपनी को बोलेंगे कि ये हमारा ई वेस्ट पिकअप रिक्वेस्ट है, आप इनको पिकअप करके आप रिसाइकलिंग कर दीजिए। द बेस्ट वे टू गिव प्रोडक्ट टू रिसाइकलर इज टू अप्रोच टू द ब्रांड, कि आप अच्छा। अपने ब्रांड को अप्रोच करिए, आपका ई वेस्ट जा सकता है आराम से। पर उस केस में जो सेलर है जिसको वापस देना है, तो उसको कुछ मिलता है, उसका पैसा वगैरह कंपनी देती है या उनसे ही लेती है कि बाबा डिस्पोज करने का है? हाँ, डिपेंड्स, उस पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कोई लोग उनको डिस्काउंट करके देते हैं कि सपोज आपका कोई प्रोडक्ट आपको वापस करना है तो आप नए प्रोडक्ट खरीदते टाइम आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा और आप नए प्रोडक्ट खरीद सकते हो। कुछ ब्रांड्स होते हैं कि जो एक्सचेंज प्राइस डिक्लेयर ही कर देते हैं कि आप प्रोडक्ट लेके आओ और ये मिलेगा। अच्छा। तो अगर ऐसा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे कुछ चाहिए नहीं लेकिन ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसका डिस्पोजल हो जाना तो चाहिए। वो वहाँ पे डायरेक्टली आप उनको दे सकते हो। ग्रेट। जैसे हमने पहले बात कही थी कि इलेक्ट्रिक आइटम के साथ प्लास्टिक वगैरह भी साथ में होता है काफ़ी बार, तो इनका सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं से अगर उनको डिसमेंटल करके किया जाए तो उसका इम्पोर्टेंस इसमें कितना है? हाँ, जब अभी एक्चुअली सेग्रीगेशन एट सोर्स का वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो सेग्रीगेशन एट सोर्स का मीनिंग क्या है कि हमारे घर में बहुत अलग अलग टाइप के वेस्ट जनरेट होते हैं। 7-8 टाइप्स के वेस्ट है। अगर जी। आप फॉरेन में रही हो तो आपको पता है अलग अलग बीन्स रखनी पड़ती है घर में, कि आपका कांच अलग हो, आपका 4 वुडन beans मटेरियल, होते हैं अलग-अलग। तो ऐसे अलग अलग बीन्स में मटेरियल रखना होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है या रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट जो है घर में होते हैं हमारे, उसका सेग्रीगेशन करके हमने घर में ही अलग रखना चाहिए। अच्छा। इवन आपके घर में जो प्लास्टिक आता है, नॉट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, लेकिन बाकी भी बहुत प्लास्टिक आता है। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, हम लोग वाटर बॉटल खरीदते हैं, तो ये भी प्लास्टिक आता बराबर है। जी। तो इसका सेग्रीगेशन अलग होना चाहिए, प्लास्टिक का, इलेक्ट्रॉनिक अच्छा। प्रोडक्ट का अलग होना चाहिए। देन हमारा नॉर्मली जो हम लोग ड्राई एंड वेट वेस्ट बोलते हैं, उनका अलग होना चाहिए। तो अगर ये सारा वेस्ट मैनेजमेंट का अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि सेग्रीगेशन एट सोर्स होना चाहिए, कि आप जो वेस्ट कॉरपोरेशन को दे रहे हो वो अगर एक साथ दे रहे हो तो वो वेस्ट ही है, कि उसका कुछ नहीं हो सकता है। अगर उस वेस्ट टू वेल्थ आपको करना है तो सेग्रीगेशन एट सोर्स इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। लेकिन प्लास्टिक एज अ, आपका जो बेस्ट क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जो प्लास्टिक आता है तो वो हमें घर में करने की जरूरत नहीं है सेग्रीगेशन, कि उसका प्लास्टिक अलग हो, पीसीबीज अलग हो, ये घर में करने जैसा चीज़ नहीं है। इसको आपको कुछ टूल्स लगते हैं, तो ये जहाँ पहुँच रहा है मटेरियल वहाँ पे उन लोग सेग्रीगेट करके ही उसको रिसाइकलिंग करते हैं। सर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का इतना क्राइसिस है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए? यस, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, ये मैं बोल सकता हूँ आपको, कि गवर्नमेंट ने
एक रूल लेके आए हैं जिस रूल को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में उसको ईपीआर बोला जाता है। एंड ईपीआर इज वेल नोन टर्म जो है। तो ईपीआर का ईपीआर इज अ रूल की रेगुलेशन है। इसका मीनिंग क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स है, ये जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग ब्रांड्स है, ये ब्रांड्स को इस ईपीआर रूल से बाइंड करके रखा है कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसका रिसाइकलिंग होने का जिम्मेदारी आपके पास है। तो इसको किस तरह से फिर मॉनिटर किया जा सकता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने खुद का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो गवर्नमेंट का पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा। जिसको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी नाम से ये पोर्टल ऑपरेट होता है। तो जो भी प्रोड्यूसर्स है, ब्रांड ओनर्स है, उनको ये मैंडेटरी है कि उन्होंने क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, ये उस पोर्टल पे उनको डिक्लेयर करना है कि उनका क्या प्रोडक्शन हुआ है। कि सपोज उन्होंने 1000 टीवी बनाए हैं, 1000 एसीज बनाए हैं या 1000 लैपटॉप्स बनाए हैं, तो वट एवर प्रोडक्शन जो होता है उसका इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को उस पोर्टल में जाना चाहिए। अच्छा। तो उसके बेसिस पे जो प्रोडक्शन करते हैं या सेल करते हैं, सो आइदर सपोज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक होता है ओईएम की जो ओनली प्रोडक्ट बनाता है लेकिन वो बेचता ब्रांड को है। अच्छा, तो ओईएम बराबर, है हाँ। एंड ब्रांड है। तो ब्रांड होता है कि जो हमें विजिबल है, मार्केट में बराबर। दिखता है कि अलग अलग, जैसे सैमसंग है, एलजी है, तो ये ब्रांड्स है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट ब्रांड इज द सेम कंपनी। वो और कंपनी भी हो सकती है, बिकॉज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कि जो बनाते हैं प्रोडक्ट्स। तो जो ब्रांड है, जो ब्रांड प्रोडक्ट को जब सेल करता है, अगर वो खुद ने बनाया हो या किसी और ने बनाया होगा, तो ये सेल्स फिगर्स उनको अपलोड करने हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अकॉर्डिंग टू द सेल्स फिगर उनका टारगेट्स डिसाइड होता है कि उनको कितना रिसाइकलिंग करना है। अच्छा। तो ये अलग अलग परसेंटेज है कि फॉर एग्जांपल जो ब्रांड ऑलरेडी 10 साल से अवेलेबल है और उन्होंने कुछ प्रोडक्शन 10 साल से कर रहे हैं वो, या सेल कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, तो उनको जो प्रोडक्ट का रिसाइकलिंग का टारगेट आता है उस प्रोडक्ट के लाइफ के अकॉर्डिंगली टारगेट होता है। सपोज एक एग्जांपल के लिए रेफ्रिजरेटर का अगर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, और रेफ्रिजरेटर का अगर लाइफ डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि कौन से प्रोडक्ट का क्या लाइफ स्पैन होना चाहिए। इट इज डॉक्यूमेंटेड जी। तो एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर सपोज 7 ईयर इज द लाइफ ऑफ दैट रेफ्रिजरेटर, तो 7 साल पहले जितना प्रोडक्शन हुआ है, सपोज 2025 का टारगेट अगर हमें डिसाइड करना है, तो 7 साल पहले कितना रेफ्रिजरेटर आपने बेचा मार्केट में, उसका 25% आपको इस साल रिसाइकलिंग करना है। अच्छा, तो 7 साल पहले के बाद। फिगर का 25% आपको रिसाइकलिंग करना है। तो ऐसे परसेंटेज अलग अलग है कि जो प्रोडक्ट है उसके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंगली परसेंटेज अलग है। तो ये ईपीआर रूल अभी आया दो साल पहले, तो 2 साल से ही परसेंटेज बढ़ा रहे। तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपको 100% प्रोडक्ट वापस लेके आने हैं, ये ब्रांड को टारगेट आ सकता है। बिकॉज ये अभी हैबिट नहीं है लोगों को कि इस तरह से रिसाइकलिंग होना चाहिए। तो अभी तो 0% था, तो वहां से एटलीस्ट 25% पे आ जाओ, 30% पे आ जाओ। बिल्कुल। तो ये ईपीआर रूल ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये फिर वो ब्रांड क्या करते हैं कि मुझे रिसाइकलिंग टारगेट अचीव करना है, लेकिन मेरा कोई इस्टेब्लिशमेंट तो है नहीं है कि मुझे मैं कहाँ से लेके आऊंगा प्रोडक्ट और कैसे रिसाइकलिंग करूंगा, मेरा तो कोई फैसिलिटी नहीं है, आई एम नॉट द रिसाइकलर। तो फिर रिसाइकलर्स का रोल यहाँ पे आता है कि गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी उनको प्रोवाइड किया है कि ओके कि यू आर नॉट अ रिसाइकलर, आप रिसाइकलिंग नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी रिसाइकलर के साथ टाई अप करना है। कि सपोज एक XYZ रिसाइकलर है एंड एक ABC नाम का ब्रांड है, दोनों को टाई अप करना है। तो XYZ रिसाइकलर क्या करेगा, ही विल कलेक्ट द वेस्ट। या सपोज रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो रेफ्रिजरेटर कलेक्ट करेगा, उसका रिसाइकलिंग करेगा। तो रिसाइकलिंग करेगा का मीनिंग क्या है, उसके लिए भी वो ईपीआर पोर्टल मैंडेटरी है रिसाइकलर को भी। अच्छा, उनको भी है। उनको भी है। उन्होंने अगर सपोज 100 रेफ्रिजरेटर्स लेके आए, उन्होंने किसी से वापस मंगाया और उसका रिसाइकलिंग किया, तो उनको प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन ये दोनों का भी इंफॉर्मेशन उस पोर्टल में ऐड करना है कि कितना रिसाइकलिंग हुआ। अच्छा। तो जैसे वो सिस्टम में प्रोडक्शन करते हैं ईपीआर पोर्टल पे, तो उनको
कुछ क्रेडिट्स जनरेट करता है वो सिस्टम, अच्छा, कि उसको ईपीआर क्रेडिट्स बोलते हैं। सपोज 1 टन का अगर रिसाइकलिंग हुआ रेफ्रिजरेटर का, तो उनको 1 क्रेडिट मिलेगा। So, अच्छा। वो रिसाइकलर को, कि रिसाइकलर विल गेट 1 क्रेडिट ऑफ रेफ्रिजरेटर। बराबर। तो अभी ब्रांड को क्या बोला है गवर्नमेंट ने, कि आप अगर खुद रिसाइकलिंग नहीं करते हो तो आपको रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है। आपका 25% टारगेट अचीव करने के लिए रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है। तो फिर जो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल बताया कि आपके घर से प्रोडक्ट उठाता है ब्रांड, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, कि ईपीआर के लिए वो करना पड़ता है उनको। उसके बाद उनको कैंपेन करने हैं अलग अलग, कि आप प्रॉपर रिसाइकलिंग को दे दो। तो ये ब्रांड को रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए काम करना है। तो अगर जो रिसाइकलर है उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, बिकॉज वो रिसाइकलिंग करेगा तो रिसाइकलिंग का तो खर्चा है। बराबर। तो देन दैट ब्रांड हैज टू बाय दोज क्रेडिट्स फ्रॉम द रिसाइकलर, कि जो ईपीआर क्रेडिट्स उस रिसाइकलर ने क्रिएट किए हैं बाय डूइंग द रिसाइकलिंग, अच्छा, वो क्रेडिट्स उस ब्रांड को खरीदने हैं। ओके। तो वो खरीदने के बाद, और वो खरीदने कहाँ से है, वो भी सिस्टम से ही खरीदने, गवर्नमेंट साइड से। गवर्नमेंट के साइड से ही खरीदने हैं। बिल्कुल। तो ईपीआर ट्रांसफर, क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं। तो जैसे एक XYZ एंड ABC हमने एग्जांपल लिया, कि XYZ रिसाइकलर के पास 10 क्रेडिट्स अवेलेबल है और उस ब्रांड को 5 क्रेडिट्स का टारगेट है। ऐसा अगर करते हैं हम लोग, तो दैट ब्रांड विल अप्रोच टू द रिसाइकलर कि भाई साहब मुझे 5 क्रेडिट्स आपसे चाहिए, तो वो आप मुझे दे सकते हो क्या? तो दैट रिसाइकलर हैज टू डिसाइड कि मुझे इनको देना है कि नहीं देना है। सो देन दैट 5 क्रेडिट्स ब्रांड विल पे हिम फॉर दैट 5 क्रेडिट्स, और वो उनसे वो लेके क्रेडिट्स उस पोर्टल में कंप्लायंस करना है ब्रांड को, कि मैंने ये 5 क्रेडिट्स इस पर्टिकुलर रिसाइकलर से लिए हैं एंड माय कंप्लायंस इज डन। सो ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज ये जो जैसे रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए, अदरवाइज ब्रांड कैसे कर सकता है, ब्रांड टारगेट अचीव कैसे करेगा? बराबर। तो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, इसके लिए ये कर रहे हैं। एंड दिस इज अ वेल नोन सिस्टम, जो ये ईपीआर मैनेजमेंट सिस्टम है, ये ग्लोबली मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड है। जैसे जर्मनी आई थिंक इज द फर्स्ट कंट्री कि जहाँ पे ईपीआर सक्सेसफुल हुआ। और मोस्टली हम लोग पॉलिसीज जो लेके आते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है या यूरोपियन कंट्रीज है, उनके पास क्या सक्सेसफुल है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो हमारे रूल अलग है थोड़े से जर्मन गवर्नमेंट से, लेकिन कंसेप्ट इज सिमिलर, कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट हम लोग सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ग्रेट। सो ये ब्रांड और गवर्नमेंट दोनों इस तरह से इसको रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। बराबर। तो ब्रांड क्या काम कर रहा है ये भी गवर्नमेंट उस पर वॉच रखती है। यस, 100% वॉच है कि आप क्या कर रहे हो, यू आर मॉनिटर्ड 100%। एग्जैक्टली। सर, ये ई वेस्ट को कम से कम जनरेट करने के लिए कॉरपोरेट्स, स्कूल्स और कॉलेजेस की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? ई वेस्ट एक्चुअली हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीदे हैं, तो वो कम करना अभी तो डिफिकल्ट है, क्योंकि ये स्टडी बोलता है, जब हम लोगों ने काम चालू किया, तो एवरी इंडियन हाउस होल्ड हैज अराउंड 34 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवरेज। सबके घर में इतने प्रोडक्ट्स है, तो ये प्रोडक्ट तो वेस्ट जनरेट होने वाला ही है, आज होगा या कल होगा। बराबर। लेकिन जो कॉर्पोरेट्स है या जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, या सो एनी टाइप ऑफ स्कूल, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट स्कूल, कॉलेजेस, इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। कि अगर कॉर्पोरेट्स है तो कॉर्पोरेट्स ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, कि दे शुड हैव अ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बिन इनसाइड द ऑफिस, कि जो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ लोग कैरी करके लेके आए, उसमें रखे, और देन दे शुड हैव अ टाइप विद समवन कि जो जाके वो कलेक्ट कर सकते हैं उसका। वैसे ही स्कूल में भी होना चाहिए, कि स्कूल में भी बच्चों को अवेयरनेस सेशन होने चाहिए। अलग अलग कंपनियों से लोग आके सेशन कर सकते हैं, कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे घर में हमारे पेरेंट्स लोगों ने एक पेपर रद्दी का एक सिस्टम बना हुआ है। न्यूज़पेपर घर में आता है तो उसको कोई फेंकता नहीं है, उसको अलग से हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और वंस इन अ मंथ हम लोग किसी को वो हैंड ओवर करते हैं, पैसे मिलते हैं उसके 100 रुपए 50 रुपए जो भी है। तो सिमिलर वे ये जो लोग बच्चों में ये डेवलप होना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एक बहुत सेंसिटिव विषय है, कि इसको प्रॉपर तरीके से रिसाइकलर तक पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है। ये सेशंस कंडक्ट करने चाहिए स्कूल ने,
तो ये सेशन कंडक्ट करने के बाद बच्चे अपने आप जो उनके घर में है जाके बात करते हैं, बिकॉज बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है इसका। कि अगर आप कलेक्शन भी करते हो तो आप सेशन के बाद उनको बोलो कि नेक्स्ट वीक में हमारे स्कूल में कलेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली दे कैन कैरी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स वो साथ में लेके आके वो ई वेस्ट बिन में डाल सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ने करना ही चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि इसका प्रॉपर तरीके से रिसाइकलिंग हो। सर फिर आपकी जो कंपनी है सर्व केयर, इसका कंट्रीब्यूशन इस सारे क्षेत्र में कैसा है? हाँ, तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि 2021 में हमने ये कंपनी स्टार्ट किया, तो ये कंपनी स्टार्ट करने के पीछे ये ऑब्जेक्टिव था। एक तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि वी शुड प्रमोट रिपेयरेबिलिटी, बराबर, कि लोगों ने प्रोडक्ट रिपेयर करने चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, रिपेयर करके यूज करने चाहिए। सेकेंडली ये था कि इंडिया का स्टैटिस्टिक उस समय में 4 साल पहले आज के और खराब था कि जो रिसाइकलिंग रेट था वो 5% के आसपास था, बिलो 5%। रिसाइकलिंग, फॉर्मल रिसाइकलिंग जो एथोराइज रिसाइकलर के पास जो मटेरियल जाता है, लेकिन वो 4 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है कि वो लोग समझ रहे हैं कि कैसे रिसाइकलिंग करना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव से हमने स्टार्ट किया कंपनी कि लोगों को क्या चाहिए, कि अगर मैं एक नागरिक हूँ और मुझे मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको क्या करना है ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली, अगर कोई सोचता है कि मुझे ये फॉर्मल रिसाइकलिंग को देना चाहिए तो उनके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है कि वो किसको देगा, वो तो रोड साइड कबाड़ी वाले को देगा, जो सामने दिखेगा उसी को देगा। तो फिर हमने ये सोचा कि आजकल लोग क्या सोचते हैं कि अगर मेरे मन में कुछ आया तो मैं इमीडिएटली गूगल करता हूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है कैसे डिस्कार्ड करना है जी। दूसरा, उनको कन्वीनियंस चाहिए कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई पर्यावरण की पड़ी नहीं है, मेरे पास कोई अगर आके लेके जाता है तो दैट इज गुड फॉर मी, दे सकता हूँ। तो हम लोगों ने हमारा एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसका नाम सर्व केयर है। तो जो सर्व केयर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे मेरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोज करना है या डिस्कार्ड करना है या रिसाइकलिंग को देना है, तो दे हैव टू जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन और उसमें ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लिस्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिस्टेड है। मतलब आप छोटे से प्रोडक्ट से लेके बड़े एसी तक वो आपको वहां पे दिखेंगे। तो उनको जस्ट 3 बटन क्लिक करने हैं और रिक्वेस्ट सबमिट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द एरिया, आप कौन से एरिया में रहते हो उसका डेट भी दिखता है कि वो पिकअप कौन सी डेट को होगा। अरे वाह, तो ये कन्वीनियंस है कि ये किसी को प्रोडक्ट देने के लिए कन्वीनियंस क्रिएट करना पड़ेगा तभी लोग जाके देंगे। बिल्कुल। तो ये सोच के हमने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया। तो 2022 में हमने प्लेटफॉर्म पूरा कंप्लीट कर लिया एंड पैरेलली वी हैव अप्लाइड फॉर द लाइसेंस एज वेल, कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का लाइसेंस लगता है। अच्छा, विदाउट लाइसेंस आप एक कलेक्शन भी नहीं कर सकते हो। ओके। तो आजकल तो सब लोग विदाउट लाइसेंस करते हैं, बट ऑफिशियली करना है तो इसका लाइसेंस लगता है। तो वी गॉट अ लाइसेंस 2023 में, अप्रैल में हमें लाइसेंस मिला एंड देन वी स्टार्टेड एक्चुअल वर्क कि हम लोग इसका प्रमोशंस कर रहे थे, कि प्रमोशंस इन द सेंस हम लोग अवेयरनेस कर रहे थे। सो वी हैव कंडक्टेड मेनी स्कूल ड्राइव्स, कि स्कूल में जाके लोगों को बताते थे कि आपको ई वेस्ट फॉर्मली देना चाहिए। देन वी स्ट्रीट पे भी हम लोग स्टॉल लगा के खड़े रहते थे दिन भर, संडे सैटरडे, कि आपका ई वेस्ट होगा तो हम कलेक्ट करने के लिए रेडी है, और कंपनी इज डूइंग दिस जॉब, आपको फ्यूचर में भी कुछ करना होगा तो यू कैन अप्रोच अस। तो इस उद्देश्य से सर्व केयर स्टार्ट किया और ये सर्व केयर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से ही शुरुआत हुई। सो ये करते करते वी गॉट मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल सजेशंस लोगों के, कि लोग फोन करके बोलते थे यार आप ई वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड डू इन समथिंग, प्लास्टिक में करना चाहिए, टेक्सटाइल में वो भी तो बनता है, कचरा निकलता है। तो अभी हम लोग एक्चुअली एज अ सर्व केयर, so now we are becoming like a waste management company, जो प्लेटफॉर्म सप्लाई था हमारा। so we have a aggregation platform, की जो एग्रीगेशन है, कि हमारा इंटेंशन था कि कलेक्ट लोगों को कन्वीनियंस क्रिएट करे और एक रिसाइकलर तक ये मटेरियल पहुंचे। बिल्कुल, कि रिसाइकलर्स ने पैसे मतलब करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको रिसाइकलर बनना है तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके रिसाइकलर बनना पड़ता है, और रिसाइकलर बनने के बाद वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो वो अंडर यूटिलाइज्ड है, कि वो कारखाना है वो बंद पड़ा है कि उसको मटेरियल नहीं मिल रहा है।
तो उनको भी हम लोग मटेरियल सप्लाई कर पाए कि उनका भी कुछ बिजनेस स्टार्ट हो, लोगों को कन्वीनियंस क्रिएट हो, और हम लोग एज अ एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म बोल के दोनों के बीच में वी कैन वर्क एज अ मीडिएटर इन बराबर बिटवीन जनरेटर एंड द रिसाइकलर। तो इस उद्देश्य से हमने सर तो इस ई वेस्ट के अलावा आप और कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स आप लेते हो और आपके क्लाइंट्स कौन कौन रहते हैं? और तीसरा सवाल सबसे इम्पोर्टेंट, आप जब वहाँ से लेते हो वेस्ट को, उसका कॉम्पेंसेशन कुछ मिलता है लोगों को या आपको उनको देना पड़ता है पैसा? ये भी तो जाननी ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज हमारे यहाँ तो हर एक प्रोडक्ट देते टाइम लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ, तो कबाड़ी वाला तो कुछ ना कुछ देकर जाएगा, देता ही है, अगर आपके पास देंगे तो कुछ मिलने वाला है, नहीं मिलने सो जब ये हमने डिसाइड किया ना, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक्चुअली मेरा ब्रदर इन लॉ है नितिन, ही स्टेज इन बर्लिन, जर्मनी में रहता है। तो हम लोग जब ये थिंक कर रहे थे कि ये किस तरह से ऑपरेट होना चाहिए एंड ये फॉर्मल रिसाइकलिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रहा है, द बेसिक रीजन इज इंसेंटिवाइजेशन नहीं है। कि नॉर्मली कबाड़ी वाला कुछ ना कुछ पैसे देता है, 50 रुपए देता है, 100 रुपए देता है, और लोग बहुत खुश होते हैं कि भाई ये 100 रुपए देके ये लेके गया मेरे से। तो ये सोच के हमने हमारे प्लेटफॉर्म में ही वो प्रोविजन किया है कि लोगों को कुछ मिलना चाहिए इसके बदले में। तो हम लोग क्या देते हैं कि एक्चुअली ये अलग अलग लेवल पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं कि लोग रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, फिर कोई कोथरूड में आएगा, कोई पीसीएमसी में आएगा। तो कैरिंग कैश एंड ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए वी आर गिविंग, हम लोग कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। कि अगर सपोज आपने एक प्रोडक्ट हमें दे दिया, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप रिक्वेस्ट रेज करते हो कि लैपटॉप डिस्कार्ड करना है जो कि कुछ काम का नहीं है, इट्स डेड, चल नहीं रहा है, तो लैपटॉप का कुछ सर्टेन पॉइंट्स मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर आपको मिलता है, तो उस रिवॉर्ड पॉइंट का 1 रुपी पर रिवॉर्ड वैल्यूएशन है। 1 रिवॉर्ड इज इक्वल टू 1 रुपी, ये वैल्यूएशन है उसका। और वो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है, आप रिवॉर्ड पॉइंट्स उसी सर्व केयर एप्लीकेशन में रिडीम कर सकते हो। तो रिडीम कहाँ करोगे? जो इंडिया की बेस्ट ई कॉमर्स साइट्स है, जैसे अमेजॉन है, बिग बास्केट है, फ्लिपकार्ट है, आपका बिग बास्केट, देन स्विगी है, जोमेटो है। अच्छा। इनका सबके साथ हमारा उस प्लेटफॉर्म में टाइप है। क्या बात है। तो आप जाओ 300 रुपया ले लो और अमेजॉन से कुछ भी खरीदो सो अमेजॉन का आपको वाउचर मिलेगा। तो ये हमने इंसेंटिवाइजेशन उसमें करके रखा कि कोई फ्री में नहीं खरीदना है, कि भाई आप कुछ प्रोडक्ट दे रहे हो, आपको भी लगना चाहिए। एंड वी कॉल इट एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन टू द पीपल, कि जो लोग देना चाहते हैं, कि वो रिसाइकलिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक एप्रिसिएशन है कि आप हमसे ये ले लो और बिग बास्केट से कुछ खरीदो या अमेजोन से कुछ खरीदो। तो इस तरह से हम लोग उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि ये उनके लिए कैसा फ्री ऑफ कॉस्ट पिकअप है या कैसा चार्जेस आप कलेक्ट करते हो। तो ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोग किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। जो इवन कुछ चार्जर भी आप देना चाहते हो और आपने रिक्वेस्ट हमारे एप्लीकेशन के थ्रू रेज किया है, तो चार्जर पिकअप के लिए भी हमारा व्हीकल जाता है या कोई हमारा टीम मेंबर जाता है, वो कलेक्ट करके लेके आता है। सो आया है रिक्वेस्ट कि विमान नगर में एक कस्टमर थे, उन्होंने चार्जर के लिए रिक्वेस्ट रेज किया एंड आई थॉट ही वाज टेस्टिंग अस कि भाई ये कर सकते हैं, कि आते हैं कि नहीं आते। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको लगता था कि आप आओगे ही नहीं, इतने छोटे से प्रोडक्ट के लिए कैसे आओगे आप। तो हम लोग जाके वो कलेक्ट करते हैं, कि शेड्यूलिंग होता है, उसमें फैसिलिटी है कि आपको डेट फिक्स पिकअप रिक्वेस्ट डेट सिलेक्ट करना है, तो जाके उस दिन हम लोग पिकअप करते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में था कि आप क्या क्या पिकअप करते हो, राइट। तो हमने जैसे स्टार्ट किया, आपको बोला रिपेयरेबिलिटी से हमने स्टार्ट किया था कि आपके घर में कोई प्रोडक्ट है और उसको आपको रिपेयर करना है, तो यू कैन गो टू द एप्लीकेशन, जस्ट आप उसमें रिक्वेस्ट रेज करो और करो। दूसरा हम लोगों ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पिकअप की, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पिकअप आया। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक करते करते प्लास्टिक के लिए रिक्वेस्ट आया। अच्छा। एक पुणे में एक कंपनी थी और वो लोग प्लास्टिक कलेक्शन का काम कर रहे थे, उनका बहुत अच्छा काम था। उसके पहले हम लोगों ने एक ट्रायल बेसिस पे एक एक्टिविटी स्टार्ट किया था कि कुछ लोगों को हम लोग और तब तक हमें ये पता नहीं था कि पुणे में ऐसा कुछ होता भी है कि प्लास्टिक पिकअप होता है। तो हम लोगों ने ये सोच के किया कि प्लास्टिक इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स, कि आपके घर में जो प्लास्टिक, और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है प्लास्टिक बनता कैसे है। सो अगर प्लास्टिक इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कि जब पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से जब हम लोग पेट्रोल या डीजल बनाते हैं, तो उसका बाय प्रोडक्ट प्लास्टिक है। तो वो प्लास्टिक आप कचरे में फेंक रहे हो, इसका मतलब आप पेट्रोल कचरे में फेंक रहे हो या डीजल कचरे में फेंक रहे हो।
तो ये हम लोगों ने सेग्रीगेशन एट सोर्स ये कंसेप्ट स्टार्ट किया। चिंचवड़ की 2 सोसाइटीज है, वहाँ पे हम लोगों ने एक मीटिंग लिया महिला मंडल का, कि उनके साथ मीटिंग किया कि हम लोग एक्टिविटी करना चाहते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो वो लोग एग्री हो गए। सो अराउंड यशोमंगल एंड यशोपुरम, ये 2 सोसाइटीज है, उनके साथ हमने स्टार्ट किया। 20-25 महिलाएं एकत्र आके उन्होंने वो अलग अलग सेग्रीगेशन स्टार्ट किया प्लास्टिक का। तो मैं मेरा यस क्रॉस लेके उनके पास जाता था, पूरा प्लास्टिक के बैग भरे हुए सेग्रीगेट करके वो लेके आते थे, एंड देन हमारे वेयर हाउस में उसको स्टोर करते थे। तो ये लोग इतनी मेहनत करते थे कि आपका जो मिल्क पाउच है सुबह आता है, उसको क्लीन करते हैं, पहले वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसको सुखाते हैं और फिर उसको अलग से बैग में रखते हैं। तो ऐसे हर एक प्लास्टिक आइटम के लिए ये लोग करते हैं इस तरह से। तो अगर वो इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके घर से पिकअप करके रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं। तो ये 2 सोसाइटी करते समय हमें एक पहचान वाले हैं, उनसे फोन आया कि अरे आप लोग प्लास्टिक में काम करते हो, ऐसा सुना हमने, और एक कंपनी थी जो हमसे प्लास्टिक पिकअप करते थे, लेकिन वो कुछ कारण से कर नहीं रहे, तो हमारे सोसाइटी में बहुत प्लास्टिक जमा हो गया, कोई पिकअप के लिए आ नहीं रहा है। तो देन वी स्टार्टेड कि वो उनका सोसाइटी हमने स्टार्ट किया। तो अभी हमारा 35+ सोसाइटीज के साथ हम लोग काम करते हैं पुणे में, कि जो लोग ये सेग्रीगेशन एट सोर्स करते हैं, प्लास्टिक का अलग रखते हैं और वो हम लोग उनसे कलेक्ट करते हैं। सो अक्रॉस पुणे सिटी, मतलब सहकार नगर एक मेजर एरिया है, कोथरूड है, पिंपरी चिंचवड़ में ये पिंपळे सौदागर है, वाकड़ है, ये जो हाई राइज सोसाइटीज है, यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक कलेक्शन का काम करते हैं। सो आपका पॉडकास्ट सुनने वाले जो लोग होंगे उनको भी मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बिल्कुल। वंस इन अ मंथ हमारा पिकअप होता है, और ये एक्चुअली इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हम लोग जो रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं वो छोटा सा अमाउंट है, बट इट्स लाइक 1 or 2 रिवॉर्ड्स पर केजी के हिसाब से देते हैं, बिकॉज द प्लास्टिक का कॉस्ट बहुत कम होता है। नॉर्मली अगर आप बॉटल बेचने जाओगे तो उसका पैसा अच्छा आता है, लेकिन बॉटल लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। अदर प्लास्टिक्स लाइक आपका मैगी का पैकेट है या आपका मिल्क पाउच है, वो कोई हाथ ही नहीं लगाता है उसको, बिकॉज वॉल्यूम उसका कॉस्ट बहुत कम होता है, उसका रिसाइकलिंग वैल्यू इज वेरी लो, इसीलिए नहीं करते। तो दैट वी हैव स्टार्टेड। द फोर्थ थिंग जो हम नहीं, थर्ड इज, हाँ फोर्थ इज हम लोगों ने यूज कुकिंग ऑयल स्टार्ट किया। सो यूज कुकिंग ऑयल स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली अगेन मैं एक्चुअली जर्मनी गया था, और वहाँ पे मेरा और नितिन का कुछ डिस्कशन हो गया कि यूज कुकिंग ऑयल इज अ बिग कंसर्न, कि हम लोग ये 2-3 एक्टिविटी कर ही रहे, तो ये यूज कुकिंग ऑयल भी हम लोगों ने करना चाहिए। लेकिन करेंगे क्या, यूज कुकिंग ऑयल कलेक्ट करके उसका क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो देन वी सर्च इंटरनेट पे क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, तो बहुत सारे बायोडीजल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में, अगेन लाइक ई वेस्ट रिसाइकलिंग जैसा बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग है यूज कुकिंग ऑयल से। तो उनको अप्रोच करने के बाद उन लोगों ने पैसे मांगे कि आप 1.5 लाख रुपए दे दो, देन वी कैन डू अ टाइप विथ यू, कि आप कलेक्ट करके हमको दे दो। किसी ने 2 लाख रुपए मांगे, तो फिर हम लोग थोड़ा बैक फुट पे आ गए। बट वी गॉट अगेन एक मुंजेर भारत नाम का एक कंपनी है, ऑस्ट्रिया बेस्ड कंपनी है, उनका इंडिया में भी ऑपरेशंस है। तो फॉर्चुनेटली उनके साथ हमारा टाइप हुआ विदाउट गिविंग एनी पेमेंट टू देम, और हम लोग उनके साथ एज अ एग्रीगेटर एसोसिएटेड है अभी। अच्छा। तो हम लोग ये लास्ट अराउंड 1.5 ईयर से यूज कुकिंग ऑयल, वी आर ऑथराइज्ड कलेक्शन एजेंट फॉर देम। तो पुणे एंड नगर हम लोग ये 2 लोकेशन में ये कलेक्शन करते हैं। अभी तक अराउंड हम लोगों ने 20,000 केजीज उनको यूज कुकिंग ऑयल कलेक्ट करके उनको 20,000 किलो का कुकिंग ऑयल। यस, तो ये एक्चुअली नॉर्मली ना इट इज लाइक वी आर सेविंग द CO2 इमिशन इन द मार्केट, कि इसका बायोडीजल बनता है। सो बायोडीजल इज गुड फॉर द व्हीकल हेल्थ एज वेल एज द एनवायरमेंट। तो ये यूज कुकिंग ऑयल हम लोगों ने स्टार्ट अभी भी करते हैं। मोर देन 100 होटल्स हम लोग एसोसिएटेड है पुणे में, कि जिनसे कलेक्शन करते हैं। नगर में भी है अराउंड 15 से 20 होटल्स है जिनसे हम लोग ये कलेक्शन करते हैं। देन लास्ट जून या जुलाई में मन की बात में प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया कि एंटरप्रेनर्स और द कंपनीज ऑफ इंडिया की उन्होंने टेक्सटाइल वेस्ट में कुछ करना चाहिए। अच्छा। सो वो एक हमारे लिए एक डायरेक्शन था कि ओके, सो प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग अपील, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो देन वी स्टार्टेड टेक्सटाइल वेस्ट कलेक्शन। सो टेक्सटाइल वेस्ट जून महीने से हम लोग कर रहे हैं,
एंड वी आर गिविंग इट फॉर अपसाइकलिंग कि उसके कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं. सो इको रिगेन नाम के ब्रांड है पुणे में, बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग. तो वी हैव अ टाइप विद देम, जो भी कलेक्शन करते हैं डूअर स्टेप पिकअप, फ्री ऑफ कॉस्ट पिकअप है सबके लिए. और वो हम लोग टेक्सटाइल माने कपड़ों का, यस, यूज क्लोथ्स सारे। क्लोथ्स, पैंट शर्ट साड़ी कुर्ता पायजामा, इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं. जैसे पर्स बनती है, लैपटॉप बैग्स बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं. और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है. मैं आपको बताऊं, ये चारों प्रोडक्ट में से सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट है टेक्सटाइल वेस्ट. अच्छा। बिकॉज ऑफ, एक तो फास्ट फैशन है, दूसरा लोगों का साइज जल्दी चेंज हो रहा है, इधर मोटे हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं, दोनों में से कुछ तो भी है, तो वेस्ट जनरेट होता ही होता है. कुछ कपड़े ऐसे आते हैं जिनका टैग भी निकला नहीं है. अच्छा। हाँ, मतलब प्राइस टैग तक वैसे ही रखा हुआ है, बिकॉज वो अंडर साइज हो गया, ओवर साइज हो गया, किसको देंगे पता नहीं है. सो वी आर डेवलपिंग सम चैनल कि इस तरह के क्लोथ से लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में कैसे दे सकते हैं, कि 10 रुपए में, 50 रुपीज में, कि जो 3,000 रुपए का कपड़ा है, कि जो यूज नहीं किया है, उसको 50 रुपए में देंगे तो somebody will like to buy that, तो यूज कर सकते हैं. तो वैसे रिसाइकल हो जाएगा वो. करेक्ट, वो रीयूज हो रहा है. रीयूज हो रहा है वैसे. तो हमारा जो नॉर्मली बोलते हैं कि रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रिसाइकल, उसमें से ये रिपर्पस हो गया है. बिल्कुल. यूएस में ऐसे स्टोर्स है, गुडविल स्टोर्स जैसे, जहाँ पे ये सारे ब्रांडेड एंड यूज क्लोथ्स लोग वहाँ पे जाके देते हैं. करेक्ट. एंड दे मेंटेन, उनको पूरा क्लीन करके, आयरन करके अच्छे से उसका स्टोर बनता है. एंड फिर वहाँ पे वो लोग उसे सेल करते, बट वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं कि यस, एक्चुअली वैसा इंडिया में भी है, स्टार्ट हुआ है. उसको कुछ स्टोर का नाम होता है, राइट. सो अभी स्टार्ट हो रहा है इंडिया में भी. चेन्नई में एक अच्छी कंपनी है जो हमारे जैसा ही काम करती है चेन्नई में. तो उन लोगों ने ये स्टार्ट किया है कि उनका प्रॉपर स्टोर है. लंदन में, यूके में सब जगह है थ्रिफ्ट स्टोर्स. वहाँ पे फुटवेयर से लेके एक्सेसरीज से लेके सारी चीजें हैं. सो ये करना जरूरी है, बिकॉज आप एक वेस्ट जनरेशन कर रहे हो, तो उसका रीयूज कोई करे. और मुझे तो मेरी बेटी ने बोला कि पापा ये स्टोर तो ज्यादा चलेगा, बिकॉज जो नया जनरेशन है उनको इस तरह के कपड़ों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है. बिल्कुल, बिकॉज इट्स अ फैशन, उनके लिए वो फैशन है. सो ये हमारा सर्विसेज है एज ऑफ टुडे. जैसे आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत नेक काम है. सुपर सर, आज का पॉडकास्ट इतना बेहतरीन हुआ है कि आपके लैपटॉप से लेके, मोबाइल से लेके, कुकिंग ऑयल से लेके, कपड़ों तक, हम लोग तो ऐसे सुनते रह गए कि इन सारी चीज़ों को हम जिस तरह से वेस्ट में डालते हैं उसका भी एक कुछ तरीका होना चाहिए. और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम सभी ने ये कोशिश करनी चाहिए कि ई वेस्ट कम से कम हो, या रिसाइकल, रिपर्पस, रिपेयर, इन सब में इन चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए. आपके ऐप की लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं, ताकि हर वो ऑडियंस वहाँ पे जाके क्लिक करे और इस सर्विस का फ़ायदा उठाए. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो. बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है आपने. थैंक यू. और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये नेक काम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच. तो ये था हमारा आज का एपिसोड अशोक डोके सर के साथ, जहाँ पे हमने सीखा कि ई वेस्ट को कम कैसे करना चाहिए, हमारे पर्यावरण को अधिक शुद्ध करने के लिए हम एक नागरिक होने के हैसियत से क्या कर सकते हैं. आशा करते हैं आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा. जल्दी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक नई एक्सपर्ट के साथ. तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ. और जैसे कि अशोक सर ने कहा और मैडम ने कहा कि हर नागरिक की, हमारी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे पर्यावरण को हमें बचाना है, उसका संरक्षण करना है, संवर्धन करना है. और ये सिर्फ हमारे हाथ में है, किसी और की जिम्मेदारी है ये सोचकर नहीं चलेगा, ये हम सब की जिम्मेदारी है. तो इसी सोच के साथ आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा. इसी आशा के साथ मिलेंगे हम अगले पॉडकास्ट में एक नए एक्सपर्ट और एक नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एक्साइटेड. थैंक यू. थैंक यू.